स्टार्ट कर लेते क्लास। अभी हमने अपनी लास्ट क्लास में सेक्शन कहाँ तक 102 तक आईपीसी में रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट केस लॉज थे वो देख लिए थे। आज 103 से 106 तक के जितने भी रिलेवेंट केस लॉज हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में, ताकि अपना ये टॉपिक आज खत्म और कल की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे क्या, अबेटमेंट। चलिए, तो सेक्शन 103 में क्या बताया गया था? सेक्शन 103 में बात की गई थी कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, कि कब जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है प्रॉपर्टी के विरुद्ध उसको एक्सरसाइज करते हुए सामने वाले की डेथ कब कॉज की जा सकती है। ये 103 में जो है हमने पढ़ा था। तो जैसा कि सेक्शन 100 में था कि बॉडी की प्रतिरक्षा के लिए भी कब आप डेथ कॉज कर सकते हैं, तो उसमें जो ग्राउंड था सेम ग्राउंड यहाँ पर भी है। The right of private defense of property extend under the restrictions mentioned in section 99 to voluntarily causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasion the exercise of the right be an offense of any of the description herein after enumerated। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई थी 103 में कि कौन कौन से प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध होंगे, कि उन अपराध की कंडीशन में ही आप जो है सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि रॉबरी, यदि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रॉबरी का अपराध हो रहा है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का अपराध हो रहा है, मिस्चीफ बाय फायर अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कर दिया है, या फिर नॉर्मल थेफ्ट, मिस्चीफ या हाउस ट्रेसपास। लेकिन ऐसा चोरी, ऐसी रिस्ट्री, ऐसा हाउस ट्रेसपास जिससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कॉज हो जाए, तब आप प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा में सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो जो इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्राउंड है उसमें तो ऐसा कोई केस लॉ नहीं है। रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और मिस्चीफ बाय फायर, ये तो नॉर्मल केसेस है। जैसे ही रॉबरी का कोई मैटर सामने आएगा कि हमारे घर पे रॉबरी हुई थी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हुआ था या मिस्चीफ बाय फायर कमिट हुआ था, तो इसमें तो आप सीधा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए यदि किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देते हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है फोर्थ वाले पॉइंट में। फोर्थ वाला पॉइंट बात करता है चोरी, रिस्ट्री और हाउस ट्रेसपास। नॉर्मल वाला मतलब नॉर्मल तरीके से जहाँ कोई चोर घुसा, चोरी की, मिस्चीफ कॉज किया आपकी प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का, या हाउस ट्रेसपास किया। तो अब इन कंडीशंस में कब 103 एप्लीकेबल होगी और कब 104 एप्लीकेबल होगी, ये होते हैं सर्कमस्टेंसेस की बात। तो फोर्थ वाला जो ग्राउंड है सेक्शन 103 में, उसमें स्पष्ट एक लाइन लिखी हुई है कि थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास में अगर कोई क्राइम कमिट करता है आपकी प्रॉपर्टी पर, तो उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए आप सामने वाले की डेथ तभी कॉज कर सकते हैं जब ऐसी चोरी, मिस्चीफ या हाउस ट्रेसपास ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जा रहा है जिससे आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट फील हो रहा है। मतलब आपके घर में कोई चोर हथियार लेके, डेंजरस वीपन लेकर घुसा है, बंदूक लेकर घुसा है, तलवार लेकर घुसा है, जिसको देख करके आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया कि जो है ये जो चोर है ये नॉर्मल साधारण तरीके से नहीं आया, ये हमारे ऊपर जो है इस बिहाफ में अंदर आया है गन लेकर के कि यदि चोरी करने से किसी ने रोका तो मैं गोली भी चला दूंगा, और यहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो गया या ग्रीवियस हर्ट हो गया, तब ही आप उस चोर को चोर से अपनी प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए उसकी मृत्यु कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि हम पहले भी बहुत सारे सेक्शन में ये पढ़ चुके कि यदि वो निहत्था आया है और उसके घुसते ही आपको ऐसा कोई एंडेंजर महसूस नहीं हो रहा है कि आपकी लाइफ को खतरा है, तब फिर सेक्शन 103 एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसी पॉइंट पर जो केस लॉ था ट्रेसपास को, इसी पॉइंट पर जो केस लॉ था थेफ्ट से रिलेटेड, वो ऊपर दिख रहे होंगे आपको दो केस, कंचन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिव मूरत, ये दोनों 1982 के केस है। इसमें इसी चीज को डिस्कस किया गया था कि ये जो पॉइंट बोला गया था कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चोरी के अगेंस्ट जो है या मिस्चीफ के अगेंस्ट या हाउस ट्रेसपास के अगेंस्ट डेथ कॉज करने तक किया जाए। तो उन्होंने कहा जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होगा या ग्रीवियस हर्ट, कि आपको आशंका होगी पूरी कि सामने वाले के एक्ट से हमारी मृत्यु या
घोर बहती होगी तभी आप इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हो, सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंचन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस त्रिभुवन। अब थेफ्ट के बाद आपका पॉइंट आता है ट्रेसपास। ट्रेसपास की बात हो तो इस सेक्शन में कहीं पे भी क्रिमिनल ट्रेसपास वर्ड यूज नहीं किया गया है कि अगर क्रिमिनल ट्रेसपास किया है तो सीधा आप उसको जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए सामने वाले को मार दो। इसका मतलब ये है। और ओपन लैंड पे ट्रेसपास की भी बात नहीं है, इसमें स्पष्ट है ट्रेसपास इन हाउस ट्रेसपास वर्ड यूज है, मतलब घर में। ओपन लैंड, अगर किसी की भूमि है, खुला खुली हुई भूमि है, उसमें कोई ट्रेसपास करता है तो सेक्शन 103 एप्लीकेबल होगी ही नहीं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हाउस ट्रेसपास वर्ड यूज है। सेक्शन 103 में कौन सा ट्रेसपास वर्ड? गृह भेदन, हाउस ट्रेसपास। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति घुसता है और वो भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस में घुसता है जिसके आपके घर में प्रवेश करते ही आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज होगा, तब भी आप उसकी डेथ कॉज कर पाएंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए। लेकिन यदि उसने ट्रेसपास इस तरीके से किया है, नॉर्मल तरीके से आपके घर में घुसा है और आपको ऐसा नहीं लग रहा है, कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं, तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, आपको 103 का लाभ नहीं मिलेगा। तो मेन पॉइंट इज कि डेथ कॉज आप तभी कर सकते हैं जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो। तो ट्रेसपास पे जो केस है इसी पॉइंट पर वो ये है, यासर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2002 सुप्रीम कोर्ट का। केस में यही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 103 applicable in case of theft, mischief or house trespass if these offences must have been committed under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt would be consequence। की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप तभी एक्सरसाइज करेंगे जब आपको ये फील होगा कि कॉन्सिक्वेंस जो है सामने वाले पर्सन का वो क्या है, कि आपकी डेथ कॉज होगी, आपकी ग्रीवियस हर्ट होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और अदर दो केस और थे इसमें। इन पाटिल हारी मेघजी वर्सेस एनोदर एंड स्टेट ऑफ गुजरात। एंड सेकेंड वन इज गुरदत्त मॉल। तो इसमें भी यही था, क्या कहा गया था इस केस में? इट वॉज हेल्ड दैट वेयर द एक्यूज्ड कंटिन्यूड टू असॉल्ट द विक्टिम आफ्टर दे हैड fallen down on the ground and were rendered harmless and were not in a position to offer any resistance, the plea of the right of private defense would not be available to him। तो जो पाटिल हरी मेघजी का केस, इसमें क्या कहा गया कि एक्यूज जो है जैसे ही घर में घुसा और तो दैट वेयर द एक्यूज कंटिन्यू टू असॉल्ट द विक्टिम, एक्यूज जो है जैसे ही घर में घुसा और उसने क्या किया, विक्टिम को मारना शुरू कर दिया, है ना, उसके ऊपर हमला कर दिया। एक्यूज कंटिन्यू टू असॉल्ट द विक्टिम आफ्टर दे हैड fallen down, मतलब उसने हमला किया सामने वाले पर्सन पर, हमला करते साथ ही जैसे उसने मारना शुरू किया वो जमीन पर गिर गया ग्राउंड पर, और एंड वर रेंडर्ड हार्मलेस एंड वर नॉट इन अ पोजीशन टू ऑफर एनी रेसिस्टेंस, और वो अपना बचाव करने के लायक ही नहीं बचा। तो यहाँ इस केस में जो एक्यूज्ड है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्ली नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे ही आपके घर में कोई चोरी करने घुसा या मिसचीफ करने घुसा या हाउस ट्रेसपास किया जैसे ही किसी पर्सन ने, आपने उसके ऊपर तुरंत हमला कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया, और आपने जैसे ही मारा तो आपने जिस तरीके से उसको मारा तो उसको जोर से चोट लग गई, जिसके कारण वो कैसे हो गया, वो जमीन पर गिर गया। और बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि अब उसके अंदर वो इस पोजीशन में नहीं बचा, आपने उसको इतना मार दिया कि वो खुद का आप बचाव करने की कंडीशन में नहीं बचा। और तो इस तरीके से आपने उसको मारा है, तो अब आपका यहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आप ग्राउंड 103 के अंतर्गत नहीं ले सकते यदि आप उसको मार डालते हैं तो। मतलब पहले ही आप उसको इतना मार चुके हैं कि वो जमीन पर गिर गया है और आप अपना खुद का बचाव नहीं कर पा रहा है, मतलब आपके लिए जानलेवा या जो एंडेंजर की कंडीशन है वो खत्म हो गई थी। आपने उसको इतना मार दिया कि वो जमीन पे गिर पड़ा था, तो आपको वहीं पे रुक जाना चाहिए था। आपने अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज उतना कर लिया था जितने में आपकी जान बच गई। अब जब वो अपने बचाव करने के लायक नहीं बचा तो आप उसको पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं, तुम तो मेरे घर में घुसे ही कैसे, मैं तो आज जान से ही मारूंगा,
मेरे पास तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जानबूझ करके इतना मारने के बाद भी आप उठा के अंदर से बंदूक लाए और गन शॉट उसको मार दिया, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जैसे ही उस पर हमला करा और वो जमीन पे गिर गया, और जमीन पे गिरने के बाद उसके हाथ से हथियार भी छूट गया, और आपने उसको इतना मारा कि उसको फ्रैक्चर वगैरह हो गए, ग्रीवियस हर्ट हो गया, अब वो नहीं बचा है कि आपके ऊपर हमला करे, देन आपने उतना पर्याप्त मात्रा में प्राइवेट डिफेंस यूज कर लिया है, अब आप उसको जान से मार दो और फिर कहो कि मैं प्राइवेट डिफेंस का प्ली ले लूं, तो नहीं मिलेगा। यही चीज पाटिल हारी मेघजी में क्लियर की गई है, ठीक है। उसके बाद एक और केस था, ये गुरदत्त मॉल, इसमें क्या हुआ था, द डिजीज नन ऑफ whom was in possession of any dangerous weapon were harvesting the crop on a plot of land with peaceful intention under the protection of police। जो मरने वाला व्यक्ति है वो क्या कर रहा था, वो जो है एक प्लॉट पे हार्वेस्टिंग कर रहा था, मींस खेती कर रहा था, विदाउट एनी डेंजरस वीपन, मतलब वो अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपने खेत में जो है वो क्या कर रहा था, अपनी जो खेती है वो कर रहा था बिना किसी हथियार के, और विथ पीसफुल इंटेंशन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर, मतलब कोई डिस्प्यूटेड लैंड रही होगी, तो डिस्प्यूटेड लैंड होगी, इसके पोजीशन में होगी, और जो अदर पक्षकार होगा इसको खेती वगैरह करने नहीं दे रहे होंगे, तो इसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा होगा कि सर हमें जो है धमकी वगैरह मिल रही है, या अगर तुम खेत पे काम करने आए तो जान से मार डालेंगे, तो इसको जो है पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई होगी। तो पुलिस प्रोटेक्शन में अपने खेत में शांतिपूर्वक तरीके से ये जो पर्सन है क्या कर रहा था, खेती कर रहा था। तो जो एक्यूज है हु क्लेम्ड द क्रॉप्स did not approach the authority for redress although they had time to do so। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इसके ऊपर हमला हुआ, जो पुलिस प्रोटेक्शन में काम कर रहा था, वैसे इसके ऊपर जब हमला हुआ, तो ये जो एक्यूज पर्सन था, जो ये सॉरी एक्यूज पर्सन ने क्या किया, हमला किया इस पे, ये जो पर्सन जो मर गया है खेत पे जो काम कर रहा था, इसने क्या किया, इसने हु क्लेम्ड द क्रॉप, ये क्या कह रहा था कि ये जो क्रॉप है, ये जो फसल है, ये मेरी है, तो ये चाहता, तो ये अथॉरिटी से कह सकता था कि सर ये जो फसल है, ये जो फसल है जिसपे ये खेती कर रहा है, ये मेरी फसल है, उसके पास टाइम था, वो जा सकता था वहां से बोल देता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, अथॉरिटीज को अप्रोच नहीं किया, सेंड अवे द पुलिस कांस्टेबल बाय अ रश एंड देन अटैक द डिजीज। और इसने उल्टा क्या किया कि पुलिस कांस्टेबल जो मतलब पुलिस कांस्टेबल वहां खड़ा था, पहरा दे रहा था, उसको कैसे भी करके वहां से हटा दिया, मतलब उसको कुछ उलझा के वहां से हटा दिया, और इस पर्सन पे जो खेती कर रहा था शांतिपूर्वक, इसके ऊपर जाके अटैक कर दिया गन से and other dangerous weapons and shot them down from close range, और उसको जो है वहां पर बहुत पास से जाकर उसको मार दिया। It was held that act of the deceased did not amount to robbery and therefore the accused had no right of private defense। तो ये कहा गया कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो कोई रॉबरी नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं था कि उसके खेत में वो रॉबरी कर रहा हो, वो बाकायदा पीसफुल तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के वहां पे खेती कर रहा था, लेकिन ये जो पर्सन है, ये जो कह रहा था कि ये मेरा खेत है, ये मेरी फसल है, तो तुम्हारा खेत था, तुम्हारी फसल थी, तो तुम केस करते, पुलिस ऑफिसर के पास जाके बोलते, लेकिन तुमने वो तो किया नहीं, तुमने पुलिस ऑफिसर को उल्टा जो कांस्टेबल पहरा दिया था उसको बातों में लगा के या कुछ करके उसको वहां से हटा दिया और उस पर जाकर अटैक कर दिया, उसको मार डाला, और बाद में क्या इसने डिफेंस लिया कि सर वो मेरा खेत था, वो मेरी क्रॉप थी, मैं अपनी क्रॉप, वो मेरे क्रॉप को जो है खेती कर रहा था वहां पे मेरे फील्ड में, इसलिए मैंने जो है अपनी प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उसको मार डाला। 103 का प्ली करा, तो उसने कहा कि नहीं, वो रॉबरी की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, वो पर्सन बाकायदा पुलिस के पास गया था कंप्लेंट करने, ये बताने की सर मेरे पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी, और जो है मुझे धमकियां मिल रही है, मुझे फसल काटनी है, मैं काट नहीं पा रहा हूँ, तो पुलिस प्रोटेक्शन में वो काम कर रहा था, है ना, तो इसको लाभ नहीं मिला था इस केस में। तो आपको सिर्फ केस याद रखना है, फैक्ट्स याद नहीं रखना है। तो इसमें पाटिल हरी मेघजी एंड एनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और गुरदत्त मॉल, ये दोनों केस हैं। पहले वाले केस का जो ईयर है वो है 1983 सुप्रीम कोर्ट, और सेकंड वाले का है 1965, दोनों सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 104 पे देख लीजिए। 104 में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 104 में अब बात हो रही है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हार्म कॉज करना सामने वाले को अदर देन डेथ।
है ना। अब 104 में वो मैटर्स हैं जो 103 की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, मतलब ऐसे मैटर्स जहां पे रॉबरी नहीं हो रही है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट नहीं हो रही है, मिसचीफ बाय फायर नहीं हो रहा है, चोरी, हाउस ट्रेसपास और रिस्ट्री ऐसी नहीं हो रही है जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कॉज हो, तो वो वाले मैटर्स आ जाएंगे 104 में। ऐसा चोर जो बिना हथियार के आया है, ऐसी रिस्ट्री जो प्रॉपर्टी पे की गई है जिसके कारण आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ कॉज, डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं हो रहा है, ऐसी हाउस ट्रेसपास किया गया है, किसी व्यक्ति ने मतलब नॉर्मली ऐसी हाउस ट्रेसपास कर लिया, सपोज करो छोटी मोटी कुछ आपकी चोरी करने के आशय से या कुछ नुकसान पहुंचाने के आशय से, लेकिन ऐसे इस तरीके से हाउस ट्रेसपास नहीं किया है जिससे आपको लगे कि यार सामने वाला जो होता है अब ये ऐसे हथियार लेकर आया कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या ग्रीवस हर्ट हो जाएगा, तब वो वाले केस 104 में जाएंगे। ठीक है, तो इस पे जो लीडिंग केस है वो है बलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 सुप्रीम कोर्ट, और जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1999 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये जो बलजीत सिंह वाला है इसमें क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड दैट द एक्चुअल पोजेशन ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड परमिटेड द accused the right to defend the property from being dispossessed. Nonetheless, the right, if exercised in pursuance of a combined assault on the aggressors, resulting in fatal injuries to them, would defy the limits of lawful exercise of the right. इस केस में ये कहा गया था कि कोई डिस्प्यूटेड लैंड जो होती है, विवादित जमीन जो होती है, उस विवादित जमीन पर जो एक्चुअल पोजेशन में पार्टी होती है, उस पार्टी को पूरा पूरा अधिकार होता है कि वो अपने पोजेशन की लैंड को अपने आप को डिस्पोजेस होने से प्रतिरक्षा कर सके। मतलब कोई भूमि है जिसपे दो लोगों का विवाद चल रहा है, एक कह रहा है मेरा है, एक कह रहा है कि मेरी भूमि है, तो जो पर्सन एक्चुअल पोजेशन में है, तो दूसरी पार्टी जब उसको उस जमीन से निकालने की कोशिश करेगी बलपूर्वक तरीके से या उसको डिस्पोजेस करने की कोशिश करेगी, तो जो पार्टी पोजेशन में उसको पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने पोजेशन को बचाए रखने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करे। और जब ऐसा अदर पार्टी जो एग्रेसर पार्टी है इनके ऊपर हमला करती है और तब वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करती है और कुछ इंजुरीज सामने वाले को कॉज हो जाती है जो बहुत घातक है, मतलब डेथ कॉज करने तक की नहीं है, घातक है, लेकिन तो वो 104 में जो है उनको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। अब इसके बाद जो केस है जय भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस है को ओनर्स पे, ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर एक ओनर नहीं है, जहां पर दो चार ओनर है, बहुत सी शेयरिंग वाली प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे प्रॉपर्टी है जिस तो दो तीन लोगों का शेयर है उसमें, तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो दो तीन लोगों के बीच में बटी है, तो क्या को ओनर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकता है, तो इस केस में कहा बिल्कुल कर सकता है। एक प्रॉपर्टी उसके चार ओनर है, तो जरूरी नहीं है कि जब चारों ओनर होंगे और उनकी प्रॉपर्टी पे कोई मतलब किसी भी प्रकार से कोई क्राइम हो रहा होगा, तो जब चारों होंगे उपस्थित तभी उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा कर पाएंगे, जब तक तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम कमिट हो ही जाएगा, है ना। तो इस केस में यही कहा गया कि accused number 2 was co-owner and possessor of land where occurrence took place। इस केस में कुछ बड़ा होगा फैक्ट, तो इसमें इतना ही दिया है कि जो को ओनर सेकंड नंबर का जो को ओनर था उसके पोजेशन में भूमि थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे उस भूमि पे हमला अटैक किया गया। he caused grievous hurt by dangerous weapon it, तो इसने भूमि की प्रतिरक्षा करने के लिए सामने वाली पार्टी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। इट वाज हेल्ड दैट बीइंग वन ऑफ द को-ओनर एंड possessor of land in dispute the accused was entitled to protection। तो इस केस में कहा गया कि क्योंकि वो भूमि का को-ओनर था उस समय उसकी पोजेशन में थी, इसलिए 104 के अंतर्गत वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए एंटाइटल्ड है। उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसकी लैंड पर अटैक किया गया था, तो उसने उस लैंड के प्रोटेक्शन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए सामने वाली पार्टी को ग्रीवियस हर्ट प्रॉपर्टी कॉज कर दी। ठीक, तो ये दो केस हो गए इसका। नेक्स्ट आगे देखते हैं 105। अब सेक्शन 105 में बताया गया था कंटिन्यूएंस एंड कमेंसमेंट ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसके अगेंस्ट में कब
आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा और कब तक बना रहेगा। तो इसमें हमने अलग अलग कंडीशंस देखी है। ये चोरी की कंडीशन में कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा, कब तक बना रहेगा। आपका ट्रेसपास की कंडीशन में, मिस्चीफ की कंडीशन में, ये सारी अलग अलग पॉइंट्स में दिया था, 105 में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट है सेक्शन का, तो वो सेम कि सबसे पहले तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कब होता है, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। तो जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आपके दिमाग में आएगा, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है शुरू हो जाता है। इस पर लीडिंग केस है इस पॉइंट पे अमजद खान वर्सेस स्टेट 1952। यही सेम लीडिंग केस हम सेक्शन 100 में भी पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखना है सेक्शन 100 और 105 पे ये लीडिंग केस है, अमजद खान वर्सेस स्टेट 1952। तो ये जो केस है वो इसी पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी हो, तभी शुरू हो जाता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी और बॉडी कमेंसेस। जैसे ही आपको अपनी संपत्ति और अपने शरीर के लिए रीजनेबल एप्रीहेंशन मतलब युक्तियुक्त शंका उत्पन्न हो जाती है कि अब आपकी लाइफ को खतरा है या आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है। ये इस केस में कहा गया। और इस केस में साथ में ये भी कहा गया अमजद खान वर्सेस स्टेट में कि आपको वेट नहीं करना है कि आपके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हो जाए, उसके बाद आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करें। आपके जैसे ही सामने वाले के अटेम्प्ट से और थ्रेट से, जैसे ही आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या रीजनेबल, कंटिन्यू करते हैं, बंद हो गई थी क्लास। हाँ, तो और इस केस में क्या कहा गया अमजद खान में कि एक तो जब रीजनेबल एप्रीहेंशन जैसे ही डेंजर का आपको हो गया, वैसे ही आपका राइट कमेंस हो जाएगा। प्लस आपको इस चीज का वेट नहीं करना है कि जब ऑफेंस आपके अगेंस्ट कमिट होगा तभी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे। जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको हुआ डेंजर का, वैसे ही आपको अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है स्टार्ट कर देना है अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस केस की जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको ग्रुप में एक बार सेंड कर दूंगी, पढ़ लेना, हो सकता है कभी काम में आ जाए आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थेफ्ट। 105 में 3 कंडीशंस बताई गई हैं। 105 में ये कहा गया है कि चोरी के अगेंस्ट कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा। तो पहली कंडीशन बताई है द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। जब तक चोर संपत्ति सहित आपकी अभिरक्षा से बाहर ना हो जाए, आपकी मतलब पकड़ से बाहर ना चला जाए, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चोरी के अगेंस्ट बना रहता है। चोरी के अगेंस्ट कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक चोर संपत्ति के तहत संपत्ति सहित आपकी पूछ से बाहर ना हो जाए। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये दिया गया हुआ है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि जब तक द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक ऑथोरिटीज इज ऑब्टेन, जब तक आप लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त न कर ले। और तीसरा पॉइंट कहा गया कि द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, जब तक आप अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त ना कर ले, तब तक आपका थेफ्ट या चोरी के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलता रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये केस के नाम देख लीजिए। सबसे पहला है पंजाब राव केस 1945। ये किस पॉइंट पे, थर्ड वाले पॉइंट पे, जब तक संपत्ति पुनः प्राप्त नहीं हो जाती, द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, है ना। तो ये इस पर है, नागपुर हाई कोर्ट का है। फिर उसके बाद एक केस है जोहरा वर्सेस सूरतराम, फिर है मीरदाद वर्सेस क्राउन, एंड लास्ट वन इज स्टेट वर्सेस सिद्धनाथ राय, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो है डिबेट चालू हो गई, क्योंकि कुछ ये जो पॉइंट था कि चोर जो है संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाए, जब तक नहीं हो जाएगा तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चोरी के विरुद्ध बना रहेगा। द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, तब तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका बना रहेगा। तो इस बात को लेकर के डिबेट छिड़ गई। यहाँ पर जो वर्ड है टिल द ऑफेंडर हैड इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, तो इस पॉइंट पर लेकर के बहुत सारे व्यूज आए। पहला व्यू ये आया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वुड कम टू एन एंड आफ्टर द ऑफेंडर सक्सेसफुली इफेक्ट्स हिज रिट्रीट। एक पक्ष मतलब एक जो व्यू आया वो ये आया कोर्ट केस के माध्यम से
कि इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे ही जो चोर है वो संपत्ति के सहित, जिस पर्सन की चोरी की है उसकी संपत्ति के सहित उसकी अधिकार क्षेत्र से जैसे ही पहुंच से बाहर हो जाएगा, वैसे ही सामने वाले पर्सन का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है संपत्ति का, वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही चोर चोरी करके पहुंच से बाहर पहुंचा और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। तो इसमें एक एग्जाम्पल क्या दिया गया है, सपोज ए रन्स अवे विथ बीज वॉच, एक चोर है वो बी की घड़ी चुरा कर भागा, वी में चेज हिम अंटिल ही इफेक्ट्स रिट्रीट, बी ने उसका पीछा किया जब तक वो उसकी पहुंच से बाहर ना हो जाता, उसके पीछे भागता रहा, बट द राइट ऑफ बी डज नॉट एंड विथ एज एस्केप। तो जब तक वो पीछा करता रहा, जब तक वो उसको पकड़ नहीं लेता चोर का, तो अब वो तो पीछा कर रहा था लेकिन ये भागता रहा। तो इसमें क्या कहा गया कि जो बी का राइट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का, वो खत्म नहीं होगा भले ही ए जो है उसकी पहुंच से बाहर हो जाए। इफ बी sees A bearing the watch on any subsequent day, he may forthwith seize A and recover his watch using as much force as the case allows. तो ये कहा गया कि जब भी ए बी को कभी भी कहीं पे भी किसी भी स्थान पे देख लेगा अपनी घड़ी पहने हुए, तो उसके पास अधिकार रहेगा कि वो उसको पकड़े और अपनी घड़ी वापस रिकवर करे। ये क्योंकि इसके पॉइंट्स क्या है कि आप संपत्ति रिकवर करने तक भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो ये एक पॉइंट दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि भले ही अब इस जब भी उसको किसी और जगह पे वो चोर दिख जाएगा घड़ी पहने, तो भले वो क्या करेगा अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज करके उसको पकड़ के अपनी घड़ी वापस ले सकता है, और अगर नियर वहां पे कोई पुलिस अधिकारी होगा तो उसकी हेल्प भी ले सकता है। ये एक अलग पॉइंट है। अदर व्यू क्या था, अब दूसरा व्यू क्या दिया गया, इसमें ये कहा गया कि that once the thief has effected his retreat with the property, the right of private defense of property comes to an end and the owner cannot on subsequent time proceed with violence against the thief। दूसरा व्यू ये कहा गया कि जिस समय चोरी हुई है, घर पे चोर घुसा है और उस समय ही आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, उस समय जैसे ही चोर आपकी पहुंच से बाहर पहुंचा, उसके बाद अब दूसरे दिन तीसरे दिन या बाद में कभी आपको चोर मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक बना रहेगा। यहाँ पर जो सेक्शन में बताया गया है कि पहुंच से बाहर ना हो जाए, वो तुरंत की बात बताई गई है, इमीडिएटली, कि जब चोरी हो रही थी उस समय आपने चोर का पीछा करते रहे आप, तो अगर आप तब पकड़ लेते चोर को और अपना सामान वापस ले लेते, तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैटेगरी में आता। लेकिन आपने पीछा किया और चोर आप चोर को नहीं पकड़ पाए, चोर पहुंच से बाहर पहुंच गया, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे वो पहुंच गया, मतलब वो बच गया आपसे। तो उस क्षण जैसे ही वो आपके कब्जे से बाहर पहुंचा, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी चोरी की अगेंस्ट खत्म हो गया, अब वहां पे खत्म हो गया। दूसरा व्यू ये कहा गया, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो ये दोनों जो व्यूज थे वो इन्हीं केसेस के थे जो हमने केस देखा, ये जोहरा वर्सेस श्रुतिराम और फिफ्थ वाला मीरदाद वर्सेस क्राउन, ठीक है। तो ये दोनों इनके व्यूज थे। अब इसके बाद इफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट केस है आपका, फिर से ये जोहरा वर्सेस श्रुतिराम में एक पॉइंट और बताया गया था कि यदि चुराई हुई संपत्ति जो है अगर किसी दूसरे के घर में पाई जाती है, तो जिसकी संपत्ति चोर ने चुराई है, तो वो पर्सन one can enter the house to regain his property and he would not be liable for criminal trespass। अगर चुराई हुई संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में दिखती है और जिसकी वो संपत्ति वो उसके घर में जा करके वो संपत्ति वहां से लेता है वापस, तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। ये चीज जोहरा वर्सेस श्रुतिराम में कहा था। जोहरा वर्सेस श्रुतिराम में दो व्यूज दिए गए कि चोर किसी सब्सिक्वेंट जगह पे भी मिलेगा दूसरे तीसरे दिन, तो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर सकते हो, और चुराई हुई संपत्ति किसी दूसरे के घर में अगर दिखती है तो आप उसके घर में घुस के अपनी संपत्ति ले सकते हो। ऐसा व्यू इसमें दिया जोहरा सिंह ने, ठीक है। लेकिन बट नागपुर हाई कोर्ट, अब ये जो पंजाब राव वाला केस है, लेकिन पंजाब राव वाले केस में क्या कह दिया गया कि हैज गिवन अ डिफरेंट ओपिनियन। इन इट्स व्यू the owner has no right to invade the privacy of another in order to capture his property, such an entry would be trespass।
तो इसमें पंजाब राव में ये कहा कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी के भी घर में आपको अपनी संपत्ति दिखी तो आप किसी के भी घर में ऐसे घुस जाओगे, ये ट्रेसपास माना जाएगा। बट इफ द हाउस बिलोंग्स टू द थीफ, लेकिन यदि चोर का ही घर है, जो व्यक्ति चुरा करके भागा, अगर उसका घर है, देन द ओनर में लॉफुली एंटर इट इन परस्यूट ऑफ द थीफ। तो अगर वो चोर का ही घर है और चोर का पीछे पीछे करते आप उसके घर तक पहुंचे, तो उसके घर में जाकर आप संपत्ति उठा सकते हैं। ठीक है। Final retreat would mean when the thief has reached his final destination। पहुंच से बाहर होने का मतलब है कि जब वो एक्चुअल में पहुंच से बाहर हो जाए, मतलब आप उसका पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते वो अचानक से गायब हो जाए, मतलब अब आपको सही में नहीं पता कि वो कहाँ गया, लेकिन पीछा करते करते आप उसके घर तक पहुंच गए, तो आप उसके घर में घुस करके वो संपत्ति अपनी वापस ले सकते हो। या पीछा करते करते वो किसी और के घर में आपके सामने घुसा और आप उसके पीछे पीछे करते करते किसी और के घर के सामने घुस से चोर चोर चिल्लाते हो, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के भी घर में चोर तो गायब हो गया, लेकिन आपको देखा कि यहाँ पर रख गया, तो आप उसके घर में जाकर घुस के उठा लो। सामने वाला कहेगा भाई हमारे घर में कैसे घुस रहे हो, तो वो ट्रेसपास है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जो इन केसेस में बताए गए थे, सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए समझा दिया। इतने उलझे हुए फैक्ट्स तो कभी नहीं आएंगे, बस एक केस लॉज याद रख लेना, ठीक है, कि ये केस लॉज है इनसे। फिर फाइनली जो ये स्टेट वर्सेस सिद्धनाथ राय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस था, इसमें फाइनली ये बोला गया, इन्होंने कहा कि दैट recapture of stolen property after an interval of time however justified cannot be deemed an exercise of the right of private defense। इस केस में ये व्यू दिया गया कि चुराई हुई संपत्ति को वापस लेने का जो अधिकार है कुछ समय के बाद, वो जस्टिफिएबल तो है, आप उसको जस्टिफाई तो कर सकते हो कि हाँ सर ये मेरी संपत्ति थी चुराई हुई और मैंने इसको रिकवर किया, लेकिन अब आप उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं यूज करोगे, है ना। Cannot be deemed an exercise of right of private defense of property। What is contemplated by section 105 seems to be recovery either immediate or made before the offender has retrieved his final receipt। तो यहाँ पे जो संपत्ति को पुनः प्राप्ति की बात की गई है, उसका मतलब है या तो तुरंत या तो जब तक चोर पहुंच से बाहर ना हो जाए तब तक अगर आप वापस ले लो संपत्ति, तो ना कि ये कि चोर पहुंच से बाहर हो जाए उसके बाद आप 4-5 दिन बाद भी जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करते रहो, ये नहीं है इसका सेक्शन का मतलब। ठीक, क्लियर। तो ये कुछ केसेस थे इस पे, आगे देखते हैं। ओके, इतना ही केसेस थे 105 पर। ठीक है, 106 पे ऐसा कोई केस लॉ नहीं है। 106 में तो नॉर्मल बात बोली गई है कि जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको यूज करना है और आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस चुके हैं जहां पे आपकी मजबूरी है कि आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी यूज कर सकते हैं जब किसी इनोसेंट पर्सन को आपको हार्म, मतलब आपके प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने से किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज होगा। तो बस इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इस तरीके के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिसमें किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज होगा, वो आप उसी कंडीशन में कॉज कर मतलब उसी कंडीशन में ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज कर सकते हैं जब एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो। ग्रीवियस हर्ट अगर होने का एप्रीहेंशन है तब आपको ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। जब आपको अपनी लाइफ का खतरा है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो अटैक, आपके ऊपर जो आक्रमण हुआ है या होने वाला है उसके कारण आपकी डेथ होगी और आप ऐसी सर्कमस्टेंसेस में है कि आप अपना बचाव करने के लिए यदि कोई काम करते हैं तो उससे किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज होगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर ऐसा आक्रमण या ऐसा हमला हुआ है जिसको देखने से आपको ये लग रहा है कि मुझे घोर उपहति हो सकती है, मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो 106 एप्लीकेबल नहीं है। ग्रीवियस हर्ट तक का अगर आपको हो रहा है तो हो जाने तो तब आप ऐसा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करोगे कि किसी और को हार्म नहीं जाए, फिर तो आप खुद ही ग्रीवियस हर्ट करवा लो। ठीक है, तो 106 में इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये याद रखना है कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, अगर मृत्यु की आशंका है तो ही आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज करने वाली कंडीशन में है। ठीक है, ये आपका 106। तो फाइनली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट हमारा आज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से अब हम पढ़ेंगे क्या, अबेटमेंट, चैप्टर 5। ठीक है, समझ में आ गए सारी चीजें? किसी